गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह सुबह नींद जल्दी खुल गई और एकाएक मोबाइल हाथ में लग गया तो एमआईटी ओपन वेब लर्निंग कोर्स के प्रोफेसर साहब के कुछ वीडियोज सामने आ गए और पता लगा कि ये 1925 बोल रहे थे शायद वो, कि जब फेमस श्रोडिंगर इक्वेशन या हाइजेनबर्ग साहब जब अपने पेपर दिए हुए थे तो एक तरह से 2025 वो प्रेडिक्ट बोल रहे थे कि सेंटेनरी ईयर होगा, क्योंकि जो वीडियो था वो करीब 8 साल पुराना था, तो करीब 2016 का था शायद ना। तो 16 या 17 जब का भी था, तो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी आइंस्टीन की सेंटेनरी ईयर उस समय हो रही थी जब ये प्रोफेसर साहब को सुन रहा था, मतलब जब वो लेक्चर दे रहे थे। खैर, जब 100 साल हुए हैं तो जैसे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साहब, जी हाँ, सेलिब्रिटी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब को ईश्वर का आदेश आया था या आता है, उसी तरह से मानो कि जो प्रकृति ही असली यूनिवर्स है, लॉजिक, रीजनिंग और स्पिनिजुआ जो गॉड हैं प्रकृति के ना, यूनिवर्स की जो कॉन्शियसनेस है, मुझे आदेश दिया कि अब 100 साल बीत गए हैं, अब जाओ साई का मतलब बताने की कोशिश करो। वो साई जो इमेजिनरी है, जिसके बारे में बहस चलती रहती है। साई के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अक्सर जैसे मैक्स बॉर्न साहब बताते हैं कि, या उन्होंने बताया कि मॉड ऑफ साई या साई मल्टीप्लाइड बाय इस कॉन्जुगेट एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, लेकिन साई के विषय में किसी ने कुछ बताया नहीं। आइए साई को समझने की कोशिश करते हैं और कैसे श्रोडिंगर साहब उस डायरेक्शन में बढ़े। थोड़ा थोड़ा हम उस और बढ़ने की कोशिश करें। मैं बहुत जगह गलत हो सकता हूँ, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से करीब 10 साल की दूरी हो गई, और स्टैंडिंग में मूविंग नोट्स मॉडल जो बनाने की कोशिश की, जो पुरानी नॉलेज याददाश्त थी उस पर कुछ चलने की कोशिश की। लेकिन पिछले क्वेश्चन में, पिछले 2 एपिसोड्स में, कई एपिसोड में हम साई को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो कितना करीब इसके पहुंचता है, उस ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली साई को रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस आई बी से। आई जो है वो एक आई के होने की वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ ए जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रियल एक्सिस समझिए, और बी जो है इमेजिनरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो नंबर है। क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मेजरमेंट। वैसे बिना मेजरमेंट के तो कोई भी साइंस की ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में मेजरमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंटरेक्शन, कहीं ना कहीं जिस चीज़ को हम मेजर करने जा रहे हैं उस चीज़ से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इंटरेक्शन यही नहीं, इंटरेक्शन प्रिसाइज होना चाहिए, और जितना प्रिसाइज होने की कोशिश करेंगे आप उतना ही उस पार्टिकल की रियल स्टेट को डिस्टर्ब कर देते हैं। फिलहाल ये साई से कैसे रिलेटेड है इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी पॉइंट पर एक्स वाई जेड और किसी समय टी पर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना चाहते हैं, लेकिन अगर उस पॉइंट पर वो अवेलेबल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको किसी भी डायरेक्शन से आके मेजर करें। मेजर करने के लिए हमको उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं अप्रोच जो करेंगे, हम किधर से भी अप्रोच करें, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करें, इंटरेक्ट करें, जो हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा वो एक ही मिलेगा फिजिकल क्वांटिटी का। फॉर एग्जांपल एनर्जी किसी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, किधर से भी आई है, कैलकुलेट करिए उस पॉइंट पर एनर्जी, आपको वही मिलेगी। लेकिन किसी पॉइंट पर अगर हम फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें, किसी वेक्टर को कैलकुलेट करना चाहें, तब तब वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किसी डायरेक्शन में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है उस पॉइंट पर, लेकिन हम किसी और भी डायरेक्शन से जैसे ही उसके तरफ अप्रोच करेंगे और उस फील्ड को फील करना चाहेंगे, फील कैसे करेंगे, अपने ऊपर एक चार्ज जोड़ लेते हैं और उस पॉइंट पर फील्ड के डायरेक्शन को छोड़कर बाकी सभी डायरेक्शन से अप्रोच करें,
बाकी सभी डायरेक्शन से अप्रोच करें। तो फील्ड आपको पता ही नहीं लगेगी ना, फील्ड के विषय में आपको ज्ञान नहीं होगा। हम ये भी मान लेते हैं कि फील्ड जिस डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पर, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, उस लाइन की ओर कहीं ना कहीं कुछ या तो कांस्टेंट है या वेरी भी कर रही है, ताकि जब उस तरफ बढ़े उस डायरेक्शन से तो फील हो। लेकिन बाकी किसी भी डायरेक्शन से अगर पॉइंट पे हम पहुंचेंगे तो फील्ड के विषय में पता नहीं लगेगा। एक तरह से इन्फिनाइट डायरेक्शंस हो जाएंगी उस पॉइंट के अराउंड, और इसलिए मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी को आप कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच करके किसी वेक्टर क्वांटिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, और उस वेक्टर क्वांटिटी को आप अगर मेजर करना चाहते हैं तो आप उसको इनडायरेक्ट वे में ही आप मेजर करिए। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है तो आप उसको एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, पहले ये दो स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लीजिए और उसके अलॉन्ग ही मेज़र करिए। जो भी चीज़ें एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मिलेंगी, जो भी चीज़ें वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग मिलेंगी उस पॉइंट पर, अब उनको किसी तरह ऐड करने की कोशिश कीजिए। जो भी दोनों मैग्नीट्यूड्स मिलेंगे, अगर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे तो आप जिस चीज़ को मेज़र करना चाह रहे हैं उसका गलत मैग्नीट्यूड पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको तरीका ईजाद करना है कि भाई ये दोनों मेजरमेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में जो हमने किए हैं वो सही मैग्नीट्यूड दे उस वेक्टर की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में, दोनों को मेजर कर लीजिए। फिर एक तरह से आप रियल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके मैग्नीट्यूड पर आप और उसके डायरेक्शन के विषय में आप कुछ बोल सकते हैं। वो एक्स एक्सिस से कितना है, मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है, और फील्ड जो है तो उस फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आता है वेक्टर सम से, एक्स और वाई के वेक्टर सम से कंपोनेंट्स के ना, तो मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड ही है रिजल्टेंट फील्ड। तो जो मैग्नीट्यूड है उसका कॉस थीटा ले लीजिएंगे तो ई एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और इसी तरह से वाई कंपोनेंट। अब से हम ई के टर्म में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको फील्ड को एनर्जी से रिलेट करना है, इसलिए फील्ड को हम एफ से रिलेट करते हैं, एफ। तो फील्ड की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में हो जाएगी, जो मैग्नीट्यूड है फील्ड का, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। इसी तरह वाई डायरेक्शन में जो चीज़ हो जाएगी वो एफ साइन थीटा हो जाएगी ना। कॉस थीटा वाले का तरफ जो वेक्टर बनाएंगे एफ कॉस थीटा इंटू आई, और जे वाले के तरफ जो वेक्टर बनाएंगे प्लस वेक्टर एडिशन कर दीजिए जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, तो जे इंटू एफ साइन थीटा इंटू जे, दोनों का वेक्टर सम आ जाएगा ना। यही सम करेंगे तभी आपको वास्तव में रियल फील्ड मिलेगी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एफ साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ना ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड पा जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा मैग्नीट्यूड पा जाएंगे। इसी तरह से अगर साई हमको पता नहीं है वो क्या है, और साई को हम डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट को मेजर कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट को मेजर कर सकते हैं। और साई अगर एक वेक्टर है और मोस्ट प्रोबेबली मान लीजिए फील्ड है, जैसे 2 एपिसोड में हमने किसी तरह पहुंचने की कोशिश की, तो साई जो होगा उसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। अगर 2 डायमेंशन की बात है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन ही हैं, तो साई के लिए आईजे दोनों नोटेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक्स एक्सिस को सीधा सीधा एक्स कंपोनेंट को सीधा प्योर ए नंबर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ए आई के बजाय, प्लस जो वाई डायरेक्शन है उसको आई से रिप्रेजेंट कर दीजिए, आई बी से, तो जे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे, ए प्लस आई बी, वो एक्चुअली में वेक्टर सम है।
वो साई के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, इनका वेक्टर सम। एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के पास है, कुछ दूरी पे है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना लिया है, एक्स वाई जेड पोजीशन पर है, समय टी पर है। तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे, जिस जगह पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, उस पे आप पहुंच जाइए एक चार्ज जोड़कर, तो आपको फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के तरफ। आप कहेंगे यहाँ फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ इलेक्ट्रॉन है, और वहीं पे आप क्या बोलते हैं, आप पहुँचेंगे तो मास रहेगा ही, लेकिन अपना मास थोड़ा कम कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन चूँकि उसमें न्यूक्लियस के राउंड मान लीजिए रदरफोर्ड या बोर ऑर्बिट में घूम रहा है सर्कल में, तो उसके मोमेंटम से आपको चोट लग जाएगी, फोर्स फील होगा, और उसका मोमेंटम लूज होगा, आपका बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो भी एक तरह की फील्ड है। क्या है? फील्ड है, और जिस फील्ड के कारण फोर्स फील हो रहा है। बस आप उसको पर यूनिट मास कर लीजिए, इधर पर यूनिट चार्ज कर लीजिए ना, तो ये दोनों फील्डें आपको मिल जाएंगी, और दोनों ही फील्ड आपको कहीं ना कहीं, दोनों ही फील्ड से एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो साई और कुछ नहीं, इन्हीं दोनों का वेक्टर सम मान लीजिए। दोनों तरह की जो एनर्जीज हैं, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जीज, इनका वेक्टर सम। आप कहेंगे एनर्जीज का वेक्टर सम? नहीं, इनके करस्पॉन्डिंग फील्ड्स का सम, वेक्टर सम। जो साई है, ए को आप मान लीजिए पोटेंशियल प्लस आई, और बी को मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फील्ड का सम। तो साई एक तरह से फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल फील्ड, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, और आपको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग आपको काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फील्ड भी आ गई ना। और ये दोनों फील्ड का वेक्टर सम आई के माध्यम से रिप्रेजेंट हुआ। मान लीजिए प्रॉब्लम 2 डायमेंशन में है अभी ना, फील्ड। अब फील्ड किसका फंक्शन है? वेक्टर, किसी पॉइंट पर फील्ड किसका फंक्शन है? एक्स वाई और समय टी का ना। मान लीजिए एक फंक्शन है वाई, वो किसका फंक्शन है? एक्स का। तो एक्स का मान लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 पावर 3 एक्स पावर 4, ऐसा जो भी जोड़ते जाइए। तो एक्स को कई बार आप लिख रहे हैं और मैथमेटिकली कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक्स को जो कई बार लिख रहे हैं, मैथमेटिकली कनेक्ट कर रहे हैं, जिस भी ढंग से लिख रहे हैं एक्स को, इस लिखने की विधि को और कुछ मत करिए, आप एक्स पे वर्क कर रहे हैं। तो फंक्शन और कुछ नहीं है, एक्स पर एक तरह से ऑपरेट कर रहा है। जैसा ऑपरेट करेंगे एक्स को, वैसी अलग अलग वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको, वाई और एक्स में रिलेशन मिल जाएगा ना। इसी तरह से किसी पॉइंट पर जो फील्ड है वो एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है, जैसा अभी बताया, एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है। तो उस पॉइंट पर एनर्जी किसका फंक्शन है? फील्ड का फंक्शन है। तो फील्ड पे ऑपरेट कर लीजिए भाई, जैसा फील्ड पे ऑपरेट करेंगे वैसी वैल्यूज आपको, वैसा फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन अब हम फील्ड पे इस तरह से ऑपरेट करना चाहते हैं, इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं फील्ड को, एफ को, कि हमको एनर्जी मिल जाए, क्योंकि एनर्जी और फील्ड रिलेशन में है। लेकिन हमको पता नहीं है कि फील्ड को वास्तव में कैसे ऑपरेट करें, और कौन सा ऑपरेशन एक्चुअली में हमको एनर्जी दे देगा ना। तो एक तरीका श्रोडिंगर साहब ने ये निकाला, जिसके लिए उनको बधाई, विशेष बधाई, और 100 साल होने के बाद बधाई, कि अगर फील्ड एफ
या साई जो भी कहिए, अगर वो e टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में? e टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में ना, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो e के फॉर्म में हो, e टू द पावर आई थीटा कहिए या मतलब e टू द पावर थीटा कहिए, कुछ उस तरह का फॉर्म कहिए, और वेक्टर भी रिप्रेजेंट हो जाए तो आई भी जोड़ दीजिए, आई थीटा कर दीजिए, मान लीजिए। एक मोटा मोटा बताना, भी एग्जैक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, वैसे भी फील्ड क्या है? ई कॉस थीटा प्लस आई ई साइन थीटा ना, ई को बाहर ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या हो गया? ई टू द पावर आई थीटा। तो फील्ड को अगर इस फॉर्म में लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड मतलब एफ का बार मल्टीप्लाइज बाई ई टू द पावर आई थीटा, और फील्ड को हम किसका फंक्शन मान लें? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर एक्स वाई पर फील्ड वेरी कर रही है, एक्स वाई का फंक्शन है और टी का फंक्शन है ना, और इसको आप डिफरेंशियली ऑपरेट करिए। क्या करिए? इसको डिफरेंशिएट करिए, कभी पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, कभी पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, कभी पार्शियल डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में। वाई को भी भूल जाइए सिंप्लिसिटी के लिए ना। तो e टू द पावर आई थीटा को e टू द पावर आई मल्टीप्लाइड बाई के एक्स माइनस ओमेगा टी मान लीजिए, माइनस ओमेगा इंटू टी मान लीजिए ना, या e टू द पावर आई मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर आई मल्टीप्लाइड बाई के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टू, और यहाँ के और ओमेगा को एनर्जी से रिलेट कर दीजिए। और ये कभी x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए फील्ड का इस फॉर्म में, या साई का इस फॉर्म में, कभी y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए, कभी t के रेस्पेक्ट में लीजिए। अगर वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो x के रेस्पेक्ट में लीजिए और t के रेस्पेक्ट में दो डेरिवेटिव्स लेंगे। तो मज़े की बात यह कि इस फॉर्म में फंक्शन लिखने पे क्या होगा कि e टू द पावर अगर मान लीजिए के एक्स है तो k आ जाएगा बाहर और फंक्शन रिपीट हो जाएगा ना, टी के करस्पॉन्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव में ऐसा फिर वो क्या बोलते हैं, यही चीज़ें हो जाएंगी। तो एक्चुअली में अगर कोई क्वांटिटी मान लीजिए एनर्जी फाई या फील्ड का फंक्शन है और वो e टू द पावर आई थीटा, जहाँ थीटा स्वयं एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है, अगर इस फॉर्म में चीज़ें आती हैं तो डेरिवेटिव लेने पर, पार्शियल डेरिवेटिव लेने पर एक्स वाई या जेड या टी किसी भी उसमें लेने पर आपको उनके साथ जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं और जो कहीं ना कहीं फिज़िक्स को रिलेट कर रही हैं वो बाहर एज अ कांस्टेंट आएंगी, और जिस फंक्शन को आप जिस वेरिएबल पे ऑपरेट करें वो वेरिएबल भी रीजनरेट हो जाएगा। मतलब साई पे ऑपरेट कर रहे हैं तो साई रीजनरेट हो जा रहा है और उसके साथ एक कांस्टेंट आ जा रहा है जो और कुछ नहीं, वो कांस्टेंट है, वो क्या बता रहा है? वो वास्तव में एनर्जी बता रहा है। क्या बता रहा है? एनर्जी बता रहा है ना। कहने का मतलब है कि अगर साई या फील्ड एफ पे हम ऑपरेट करें और इस तरह से ऑपरेट करें कि वो फंक्शन फिर से रीजनरेट हो जाए, मतलब वो जो साई है फिर से रीजनरेट हो जाए और इसी के साथ साथ जो वैल्यू आ जाए वो वास्तव में फंक्शन की वैल्यू आ जाए, तो इस तरह से आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सेट हो जाती है। तो इस स्पेशल तरह से ऑपरेट करने को, इस स्पेशल फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर कहेंगे। तो साई पे अगर एनर्जी ऑपरेटर लगाएंगे, साई को एनर्जी ऑपरेटर की तरह मतलब मैथमेटिकली उस साई पे
एनर्जी ऑपरेटर वर्क करेगा, और साई का फॉर्म अगर e⁻i थीटा के फॉर्म में है, तो इस तरह से हमको ऑपरेटर्स की वैल्यू भी पता हो जाएगी। तो एनर्जी के करे तो साई एनर्जी ऑपरेटर बराबर क्या दे देगा, एनर्जी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई साई। अब साई ऑपरेटर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साई अगर e⁻i थीटा के फॉर्म है, और थीटा स्वयं कहीं ना कहीं x, y, z, t का फंक्शन है, इनके साथ कहीं ना कहीं फिजिक्स को डिफाइन करने वाले कांस्टेंट जुड़े हुए हैं, k और w इत्यादि। तो किसके अलोंग पार्शियल डेरिवेटिव लेने से आपको वास्तव में एनर्जी का कांस्टेंट साई के बगल में मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप एक तरह से एनर्जी ऑपरेटर, एक तरह से इसी तरह से मोमेंटम ऑपरेटर आप क्या बोलते हैं, आप डेरिवेटिव फॉर्म में, पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में आप पा सकते हैं, और साई पे ऑपरेट कर सकते हैं। साई पे क्या ऑपरेट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप फील्ड पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फील्ड है ना। अब कुछ मत करिए, श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने जो स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल में, आप कुछ मत करिए, पार्टिकल को चूँकि बोर ऑर्बिट में है तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल क्लाउड में तोड़ दीजिए मास एनर्जी कन्वर्जन से, और इन पार्टिकल्स के मत स्टैंडिंग वेव न्यूक्लियस के अराउंड इस्टेब्लिश हो गई। अब जहाँ पहले एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन था, वहाँ पे एक स्पेस मान लीजिए, तो उस स्पेस पे क्या चीज़ है, पार्टिकल के टूटने के बावजूद भी उस स्पेस पे हम कम से कम एक चीज़ मान सकते हैं कि पोटेंशियल, अगर कुछ पार्टिकल है तो काइनेटिक भी एनर्जी भी होगा, और उससे संबंधित पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, चार्ज संबंधित। लेकिन अगर फील्ड के टर्म में बात करें टोटल एनर्जी ई को, तो उस स्पेस में एक टोटल फील्ड है जिसके दो कंपोनेंट हैं, पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट है वास्तव में काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट है ना। और पार्टिकल टूटने के बाद सारे पार्टिकल न्यूक्लियस के पास फिर एक परमानेंट पोजीशंस में सब जगह नोड्स बना लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जहाँ स्टैंडिंग वेव है वहाँ फील्ड तो वाइब्रेट करती है, लेकिन एम्पलीट्यूड वाइब्रेट नहीं करता है। तो इस तरह से जो फील्ड है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो होगी वो साई रिप्रेजेंट करेगा, और चूँकि फील्ड जो है एक तरह से स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में है, तो ऑसिलेशंस तो हो रहे हैं लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेगा ना। तो साई का एम्पलीट्यूड वास्तव में टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। आप इतना सोचिए, तब तक अपने इस पूरी थिंकिंग को थोड़ा सा और क्लियर करके हम अगले एपिसोड में आएंगे, और ख़ुद अपने आप को कॉन्सेप्चुअली कुछ और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने, जैसे हमने कोई भी एक ग्रुप वेव है पार्टिकल से संबंधित ग्रुप वेव में, उसको 2 सेट ऑफ ग्रुप वेव में बदलने की कोशिश की थी, और एक सेट जहाँ कहीं ना कहीं ग्रुप वेव्स का डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है लेमडा के अराउंड, वो कहीं ना कहीं नोड्स के अंदर की फील्ड को डिक्टेट कर रहा है, तो वहीं नोड्स के बीच जो फील्ड है वो दूसरी सेट ऑफ ग्रुप वेव्स हैं, वो भी लेमडा के अराउंड हैं, तो वो उसको डिक्टेट कर रहे हैं। और ये दोनों जो इस तरह से ग्रुप फील्ड में, मतलब एक तरह से ग्रुप वेव्स दोनों मिलती हैं, तो एक तरह से हमने नोड्स के करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप वेव्स का जो सुपरपोजिशन है, ग्रुप वेव है, उसको फिर सुपर इम्पोज कर दिया नोड्स के मध्य जो फील्ड है, एक तरह से स्टैंडिंग वेव मूव कर रही है, उसे वो फील्ड जो आई है उसके साथ दूसरी ग्रुप वेव के साथ हमने सुपर इम्पोज
कर दिया। लेकिन हमने कहा कि दोनों ही तरह, चाहे नोड्स के अंदर या नोड्स के बीच, दोनों ही तरह जहाँ नोड्स के अंदर पार्टिकल हैं तो वहाँ पर भी क्या बोलते हैं, नोड्स के अंदर वेव्स हैं वो कंडेंस हो रही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट पर जहाँ पार्टिकल के करेक्टर आ जा रहा है और इन पॉइंट्स के मध्य स्टैंडिंग वेव बन रही है। और इन नोड्स के सरफेस पर क्या हो रहा है कि दोनों तरफ की ग्रुप वेव जो हैं इंटरेक्ट करती हैं। तो जो स्टैंडिंग वेव का नोड बनता है एक्चुअली में वो नोड्स के सरफेस पे बनता है, क्योंकि नोड्स स्वयं कहीं ना कहीं मूविंग स्टैंडिंग वेव जो पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके सेट ऑफ जो वेव्स हैं, फेज वेव्स हैं, वो एक मतलब लेमडा के अराउंड स्प्रेड वो पार्टिकल्स बना रहे हैं। और पार्टिकल्स या नोड्स के मध्य जो फील्ड है वो दूसरी सेट ऑफ फेज वेव्स हैं और लेमडा के अराउंड स्प्रेड है जो मूविंग स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं। अब ये दोनों ग्रुप वेव मिलती कहाँ हैं, ठीक क्या बोलते हैं, पार्टिकल के सरफेस पर, जहाँ पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग जो एक तरह से ग्रुप वेव है उसकी फील्ड जस्ट निगेट कर दे रही है स्टैंडिंग वेव जो बन रही है इनके पॉइंट्स के मध्य, इन दो पार्टिकल्स के मध्य, उसके सरफेस पे जो स्टैंडिंग वेव के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड है उसको। तो इस तरह से दोनों ग्रुप वेव्स इंटरेक्ट करती हैं। नोड्स और स्टैंडिंग वेव इन नोड्स के बीच में होते हैं और नोड्स और कुछ नहीं, जहाँ पार्टिकल के सरफेस पर एक्चुअली में नोड बनता है, क्योंकि वही ओवरऑल फील्ड जीरो होती है। जो सारी फेज फील्ड उन पॉइंटों पर जीरो एम्पलीट्यूड देती है और स्प्रेड सब पे लेमडा है फेज वेव्स का, और उनका क्या बोलते हैं उसी के साथ एम्पलीट्यूड, अलग अलग वेव का एम्पलीट्यूड भी अलग होगा, वो भी लेमडा से रिलेटेड होगा जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में वर्क करते हैं। तो आप यहाँ तक सोचिए, थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर करके और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शताब्दी वर्ष है और इस बार नोबेल प्राइज़ तो शताब्दी वर्ष में मिल ही गया अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को। उम्मीद करते हैं कि जब फिजिकल सिग्निफिकेंस और क्लियर होगा और आम जनता, आम लोग जानेंगे और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के पीछे कहीं ना कहीं जो डिटर्मिनिज्म छुपा है, जो फिज़िक्स छुपी है, वो गॉड डाइस नहीं खेलते हैं। आइंस्टीन साहब 2026, 2016 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 2026 ये भी आंकड़ा याद रखिए, और आइंस्टीन साहब अंततः सही होंगे और क्वांटम फिजिक्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस और फिजिक्स जो है जो मैथमेटिक्स के साथ मैच करेगी, और इस तरह से क्वांटम फिजिक्स जो आइंस्टीन साहब ने कहा इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड पे।